हाँ भाई, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? देखो, एक छोटा सा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ, देखो इसमें क्या होता है ना, ये जो ग्रोथ लिखा हुआ है, इनडिटर्मिनेट डिटर्मिनेट लिखा हुआ है, और मुझे तो स्पेसिफिकली ये पढ़ाना है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसमें तुम्हें एक समरी दे दूँ स्टार्टिंग का जितना भी है ना। हॉर्मोन्स की मैं बात नहीं कर रहा, हॉर्मोन्स के तो रूल्स आपको याद ही रखना है। हाँ, लेकिन जितनी भी चीज़ें स्टार्टिंग में हैं उनसे कैसे कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं ना, इस मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, सिंपल सिंपल, उसको मैं पढ़ाऊंगा। अब करेंगे क्या, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो जो चीज़ें मैं बोलता जाऊँ वो एनसीईआरटी में ऐड करते जाना, और बाकी मैं पढ़ एनसीईआरटी रहा हूँ पूरी। लेकिन जितनी चीज़ें मैं बोलूँ एक्स्ट्रा कि यार इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसका ऐसा भी नाम हो सकता है मॉर्फोलॉजी या फिर सेल डिवीजन से रिलेट करके, तो आपको वो ऐड करना है। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चैप्टर है आपके पास प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब अपन को प्लांट में क्या करानी बच्चे, ग्रोथ, और उसकी डेवलपमेंट स्टडी करनी है। तो इस पूरे इंट्रो वाले पैराग्राफ में, ये जितना भी दिया ना इंट्रो वाला पैराग्राफ, इसमें मैं 4 लाइन इंपॉर्टेंट मानता हूँ। पहला क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, मतलब टिश्यूज जो आपके पास प्लांट में जो टिश्यूज हैं वो पूरे प्लांट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे। मतलब सेल से मिलके टिश्यू, टिश्यू से मिलके ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम। तो प्लांट में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक ही स्पेसिफिक टिश्यू से ना बल्कि किससे बने, वैरायटी ऑफ टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, वो आपने एनाटॉमी में पढ़े भी है। फिर जितनी भी सेल्स होती हैं प्लांट की वो डिसेंडेंट होती हैं किसकी, जाइगोट की। मतलब जितनी भी प्लांट्स की सेल्स आप लोग बना रहे हैं, जितने भी प्लांट्स के पार्ट आप लोग बना रहे हैं, जितनी भी सेल्स प्लांट्स में है वो किससे बनी है, डिराइव किससे हुई हैं बच्चे, जाइगोट से, जो अगले अपन डायग्राम में भी अभी देखेंगे। फिर एनसीडी कहती क्या है कि जितनी भी ये पूरी प्रोसेस हो रही है ना ग्रोथ की, हाँ जितनी भी मतलब अपन प्रोसेस ग्रोथ की पढ़ते हैं, वो एक फंडामेंटल कॉन्स्पीशियस, मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पीशियस कैरेक्टरिस्टिक है हर लिविंग बीइंग की। मतलब ग्रोथ, हाँ अपन पढ़ते भी हैं लिविंग वर्ल्ड में भाई ग्रोथ। और एक और चीज, ग्रोथ रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गन इज टर्म्ड एज ग्रोथ। अच्छा, तो मैंने आपसे बोला कि अभी तक जितने भी प्लांट के ऑर्गन है वो सब किससे बने, वैरायटी ऑफ टिश्यू से, या फिर सेम टिश्यू, वैरायटी ऑफ टिश्यू। फिर जितनी भी सेल्स हैं वो किसकी डिसेंडेंट हुई हैं बच्चे, जाइगोट की। और ग्रोथ जो अपन यहाँ पे रिगार्ड करते हैं, ग्रोथ एक तरीके का वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पीशियस कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, जो कि इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है साइज में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब एनसीडी क्या कहती है ना कि जनरली जो ग्रोथ होती है ना वो एकम्पनीड होती है बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। अरे रेस्पिरेशन पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, वहाँ पे अपन एनर्जी बनाई थी, ग्लूकोज को थोड़ा तो एनर्जी बनाई थी। अरे जब एनर्जी बनेगी तभी तो अपन उसका यूज़ कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। याद करो यार, एम्फीबोलिक पाथवे में अपन ने बोला था कि पहले अपन ग्लूकोज को तोड़ते हैं और फिर ग्लूकोज से ही, या फिर किसी जो उसके इंटरमीडिएट बनते थे, मैंने बताया है इंटरमीडिएट जब बनते थे, जैसे सेक्शनाइल कोएंजाइम है, एस्टाइल कोएंजाइम है, तो उनसे ही अपन लोग क्या बनाते थे, कोई नई चीज़, जैसे अल्फा कीटोग्लूरिक एसिड से अपने डिफरेंट तरीके के क्या बनाए थे, अमाइनो एसिड, जो कि ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होंगे। हाँ बिल्कुल। अब यहीं एक एनसीडी की लाइन, उसने लिखा क्या है ना कि ग्रोथ जो होती है, हाँ ग्रोथ जो होती है ना प्लांट में और एनिमल में अलग अलग होती है। मतलब अरे जैसे तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा और यहाँ पे लिखा भी है भैया कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो ग्रोथ है, हाँ एक चीज़ और, एक मिनट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द सोइलिंग ऑफ अ पीस। इसको बेटा, हाँ ये जिस अपन जैसे वुड को पानी में डाल देते हैं तो इसको बोलते हैं इम्बाइबिशन। ये ग्रोथ नहीं है, इम्बाइबिशन, अरे स्पेलिंग गलत हो गई यार, इम्बाइबिशन। ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जैसे पानी को वो इकट्ठा कर लेता है ना, जैसे अपन वुड को डालते हैं, लकड़ी को पानी में डालते हैं तो उसमें वो स्वेलिंग आ जाती है, हाँ वो फूल जाता है, उसको बोलते हैं इम्बाइबिशन। अच्छा चलो खैर छोड़ो, मैं बता क्या रहा था तुम्हें वो, हाँ तो जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है, लोकलाइज या फिर कह लो डिफ्यूज्ड होती है किसमें, एनिमल्स में। लेकिन प्लांट में कैसी होती है, लोकलाइज। मैंने बोला क्या, प्लांट में ग्रोथ कैसी है बच्चे, लोकलाइज्ड, एक एरिया या फिर एक लोकेशन पे लोकलाइज्ड होती है कि वहीं पे ग्रोथ होती है। हाँ, और अपनी बॉडी में, एनिमल्स में कैसी होती है बच्चे ग्रोथ, डिफ्यूज्ड। अब मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए आपने एक प्लांट देखा, ठीक है, आपने एक प्लांट देखा, उसकी हाइट थी मान लो 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर की हाइट थी, आपने 5 सेंटीमीटर पे एक कील गड़ा दी, ठीक है। अब इस प्लांट को आप लोग मान लो 1 महीने बाद देख रहा हो, प्लांट की हाइट हो गई कितनी, 20 सेंटीमीटर। लेकिन जो तुमने 5 सेंटीमीटर पे लगाई थी कील, क्या अभी भी वो वहीं दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। तो उसने बोला क्या कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है या फिर सेल ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, लोकलाइज, लेकिन एनिमल्स में कैसी होती है बच्चे, डिफ्यूज। याद रखिएगा। अब आओ देखो, अब मैं ये डायग्राम दिखाता हूँ, मैंने इसे छोड़ा नहीं है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप समझ पाओ तो। इसमें बोला क्या है, देखो ये लेबलिंग तो तुम्हें पता है कि भाई आपके पास ये है कॉटिलिडन, हाइपोकोटाइल, कॉटिलिडन, एपिकोटाइल, वो तो सब मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है। अब सवाल क्या बनेगा ना,
ऐसा कौन सा सीड जर्मिनेशन होता है, जैसे आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, एक होता है आपके पास कौन सा, एपीजियल सीड जर्मिनेशन, और एक होता है आपके पास कौन सा, हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। मतलब अरे कुछ नहीं, मतलब बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए यहाँ पे जो सीड थी, क्या सीड ऊपर आ गई, क्या ये पेड़, मतलब ये जो आपके पास सीड ऊपर आई, उसने ऊपर शूट बनाए या नहीं बनाए, नीचे रूट बनाए ऊपर शूट बनाए, तो अगर शूट ऊपर बन रहा है तो सीड जर्मिनेशन कैसा है बच्चे, एपीजियल। अब नीट वाले क्या पूछेंगे ना, ये डायग्राम बोल देंगे, क्या ये एपीजियल सीड जर्मिनेशन है या फिर हाइपोजियल, एपीजियल। पूछेगा किस में दिख रहा है, बीन में। जी कौन है बच्चे, बीन। बीन में कैसा सीड जर्मिनेशन होता है, एपीजियल सीड जर्मिनेशन। और जैसे मान लो ये डायग्राम दे दिया, शूट अंदर ही दिखा दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो कौन सा हो जाएगा बच्चे, हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। कौन सा हो जाएगा, हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। अब आओ एनसीईआरटी की लाइन, चलो ये यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अब आइए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है प्लांट ग्रोथ जनरली कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट। अब यहीं से देखना, मैं तुम्हें सवाल बनाता हूँ और देखते हैं कि तुम्हें समझ आता है या नहीं आता। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, पहली बात भैया, इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है, अनलिमिटेड। यहाँ पे इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है, एक मिनट ये सब मैं हटा दूँ। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड। मतलब जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो कैसी होती है बच्चे, अनलिमिटेड। हाँ बिल्कुल होती है। अब अगर मान लो सवाल ऐसा पूछ लिया कि प्लांट के हर ऑर्गन में क्या अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो आपके पास रूट होते हैं, जो आपके पास स्टेम होते हैं, और जो आपके पास ब्रांच होते हैं, इनके अंदर बच्चे कैसी दिखती है, अनलिमिटेड, जिसे एनसीईआरटी क्या कहती है, इनडिटर्मिनेट। लेकिन अगर उसने सवाल पूछ लिया कि भाई साहब आप बताइए लीव्स में बताइए, हेलो, वो पूछेगा क्या, आप बताइए लीफ बताओ, फ्लावर बताओ, या फिर फ्रूट बताओ, क्या इनमें भी अनलिमिटेड होती है, नहीं भैया, इनमें लिमिटेड ही होती है। एक टाइम तक ही तो ग्रोथ कराते हो आप पत्ती की, एक टाइम तक ही तो फ्लावर की ग्रोथ होती है। अरे हाँ या नहीं, तो याद रखिएगा अनलिमिटेड किस में, रूट स्टेम और ब्रांचेस में। लीफ फ्लावर और फ्रूट में कैसी होती है, लिमिटेड ग्रोथ। अच्छा, और यहाँ पे इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है, अनलिमिटेड। मैं अनलिमिटेड मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, हेलो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे इस पूरे पैराग्राफ में जो इंसिडेंट लिखा ना, द एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेरिस्टेम, कुछ नहीं, तुमने पढ़ा है, मैं बताता हूँ। एक सेल होती थी, हाँ, वो डिवाइड करती थी, एक बनती थी, ये आपके पास जो सेल थी वो कैसी सेल थी, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो एक बनती थी मेरिस्टेमेटिक सेल और एक बन जाती थी परमानेंट सेल। तो आप ऐसे डिवाइड करते जाते परमानेंट सेल बनती थी। तो अगर वो बोल दे कि इंडिटर्मिनेट अपन किस बेसिस पे कह रहे हैं, क्योंकि कुछ सेल्स हैं जिनका नाम क्या होता है बच्चे, मेरिस्टेमेटिक सेल। और ये क्या करते हैं, एनसीईआरटी लिखती है कि ये मेंटेन करके रखते हैं क्या, कंटिन्यूटी। यहाँ पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती रहेंगी और सेल की ग्रोथ की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अच्छा, फिर अपन भैया तुमने एनाटॉमी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये सब आपको याद होंगे। हाँ प्राइमरी, भैया ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, हेलो, मैंने पढ़ा दिया है एनाटॉमी। तो अपने पास जो शूट पे था वो शूट एपिकल मेरिस्टेम, याद करिए, हाँ जी। फिर जो रूट पे था वो रूट एपिकल मेरिस्टेम। मैंने एक सवाल भी आपसे पूछा था, अगर मान लीजिए आपके पास 6 ब्रांचेज हैं, कितनी ब्रांचेज हैं बच्चे, 6 ब्रांचेस। अगर आपके पास 6 ब्रांचेस हैं तो शूट एपिकल मेरिस्टेम के नंबर कितने होंगे, बताना आंसर अगर याद आए तो। चलिए, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है अपने पास। फिर ये वस्कुलर कैम्बियम, वो खैर एनाटॉमी, सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ आप सबने पढ़ रखा होगा। अब एनसीईआरटी कहती है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो 2 तरीके की होती है, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये सब एनाटॉमी मैं बता रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनना जितना तुम्हें समझ आए। तो चलो भाई, थोड़ी सी एनाटॉमी भी अगर आपको सुननी हो तो अपने पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपने सबने सुना होगा, एक होता है प्रो मेरिस्टेम। कौन सा मेरिस्टेम बच्चे, एक होता है, सबसे पहला कौन सा होता है बच्चे, प्रो मेरिस्टेम। फिर प्रो मेरिस्टेम के बाद कौन से आते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। पहले कौन आएगा बच्चे, प्राइमरी, पहला, अरे पहला मेरिस्टेम कौन सा था, प्रो मेरिस्टेम। पहला मेरिस्टेम कौन सा था, प्रो मेरिस्टेम। एक सेकेंड में को देना, पहला मेरिस्टेम कौन सा था, प्रो मेरिस्टेम। और प्रो मेरिस्टेम के बाद कौन सा आएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम। फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो डिवाइड करते हैं। अब पूछेगा अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ में कौन सा प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो में कौन सा प्रेजेंट है, प्रो मेरिस्टेम। फिर प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, फिर बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब तुम्हें याद क्या रखना है, ध्यान से सुन, हाँ, तो तुम्हें याद ही रखना है भैया, ये मैंने लिख दिया। आपके पास होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम,
कौन से मेरिस्टेम बच्चे? प्राइमरी मेरिस्टेम। देखो होता क्या, जो मेरिस्टेम पहले से प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसा कि समझ लो सबसे पहला था प्रो मेरिस्टेम, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम क्योंकि एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है, इससे बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम। फिर प्राइमरी मेरिस्टेम में आप लोग प्रोसेस कराते हो जिसका नाम होता है डिफरेंशिएशन, सुन रखा होगा आपने। डिफरेंशिएशन कराओगे जिससे बनेगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में अपन कराते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन कराओगे जिससे कौन बन जाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम में आप लोग करा देते हो क्या? रीडिफरेंशिएशन। कौन सी प्रोसेस बच्चे? रीडिफरेंशिएशन। और जैसे ही आपने रीडिफरेंशिएशन करा दिया आपके पास बन जाएगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो एनसीईआरटी कहती है कि दो तरीके की ग्रोथ होते हैं, एक प्राइमरी ग्रोथ, एक सेकेंडरी ग्रोथ। अब मैं तुम्हें 2 लाइन उसमें और बता रहा हूँ। क्या होता है ना, वैसे तो मैंने ये बता दिया कि जो स्वेलिंग ऑफ वुड होती है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चे? इम्बाइबिशन। अब एक चीज़ और, वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं है, एक होता है ऑक्जेनोमीटर, आप सबने सुना भी होगा। एक कौन होता है? ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है किसको? ग्रोथ को। अगर पूछ लो ऑक्जेनोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसको मेजर करेगा? मेजर करेगा ग्रोथ को। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन लिमिट करने में मदद हो जाती है कभी कभी। ये जो आपके पास ऑक्जेनोमीटर है ये किस में मदद करता है बच्चे? ग्रोथ की मेजरमेंट में। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्जेनोमीटर किस में मदद करेगा? ग्रोथ के मेजरमेंट में। अब उसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्रोथ कैसी है? मेजरेबल। अब ग्रोथ मेजरेबल है, इसका मतलब क्या है? अरे कुछ नहीं, पूरे पैराग्राफ में एक चीज लिखी हुई है कि भाई तुम सेल की जब डिवीजन कर रहा है, सेल जब डिवाइड कर रहा है, फिर कह लो सेल जब ग्रोथ कर रहा है, इंटरफेज में है, तो क्या उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं बढ़ता? बोलो। और अगर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा तो तुम्हें दिखेगा ना कि सेल का साइज बढ़ रहा है। हाँ, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज और बता दे रहा। बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्हें ये चीज़ मतलब होगा पता, लेकिन आप भूल जाते हो ना, दिक्कत ये होती है। पता तो आपको सब कुछ है। एक होता है आपके पास बच्चे कौन? प्रोटोप्लाज्म। हाँ सुना है आपने। एक होता है आपके पास कौन? प्रोटोप्लाज्म। और एक होता है आपके पास कौन? प्रोटोप्लास्ट। सुन रखे हैं ये सब, कभी कभी काम आ जाते हैं। देखो प्रोटोप्लाज्म मतलब कुछ नहीं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। जब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म की मैं बात करता हूँ तो उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। लेकिन जब प्रोटोप्लास्ट बोलता हूँ तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। जैसे आप लोग और क्या कह देते हो प्रोटोप्लास्ट को? कि प्लांट है उसमें सेल वॉल नहीं है, माइनस सेल वॉल। प्लांट माइनस सेल वॉल, प्लांट माइनस सेल वॉल। या तो वैसे कह दो या फिर कह दो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन है, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चे? प्रोटोप्लास्ट। अब एनसीईआरटी पे आओ वापस। मैंने बोला कि ग्रोथ कैसी है? मेजरेबल है। या जैसे अपन बोलते हैं ना कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, जब ये सेल ने डिवाइड मतलब सेल जब इंटरफेज वाली स्टेज में थी, उसने सेल में साइज बढ़ा, तो उसका क्या साइज बढ़ा? प्रोटोप्लाज्मिक साइज बढ़ा। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुई। हाँ बिल्कुल हुई। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे 2 डेटा दिए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। उसने 2 ही डेटा दिए हैं कि ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड अ वैरायटी ऑफ द पैरामीटर। कौन कौन से पैरामीटर? जैसे कि अपन लोग इंक्रीज फ्रेश वेट कह दो, ड्राई वेट कह दो, लेंथ कह दो, एरिया कह दो, सरफेस एरिया अपन लीव्स में पढ़ते हैं, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या दिया? सबसे पहला एग्जाम्पल ये का लिखा है, हाँ सिंगल मेज। एक सिंगल मेज में रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल पर आवर। ये डेटा बहुत बार पूछा है। अगर आवर मतलब ये पर आवर का पूछा है, हाँ 17,500 सेल्स डिवाइड करती हैं। तो तुम्हें नहीं लगता ये नंबर की बात कर रहा है? हाँ बिल्कुल बात कर रहा है। वेयर इज द सेल्स ऑफ द वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज। पहला क्या था? नंबर। दूसरा क्या है? साइज। अप टू कितना? 3,50,000 टाइम्स। अच्छा एक और मैं बताता हूँ, आपने पॉलन ट्यूब सुनी होगी। हाँ बिल्कुल सुनी है। जब पॉलन ट्यूब बनती है स्टार्टिंग में आपको पता होगा कि थोड़ी मतलब उसकी फिर उसका लेंथ उसकी बढ़ती है, स्टिग्मा, हेलो याद करिए, लेंथ बढ़ती थी पॉलन ट्यूब की। तो ये हो गया लेंथ के बेसिस पे। तुम तो ये 2 ही याद रख लो कि भाई मेज में किसकी बात करता है वो? नंबर ऑफ सेल्स की। पर आवर कितनी? 17,500। लेकिन वाटरमेलन में क्या बात करती है? साइज। हेलो किसकी बात करता है? साइज। अब एनसीईआरटी ने लिखे हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो देखो भाई 3 फेज होते हैं, सबने सुन रखा होगा। मेरिस्टेमेटिक फेज, हाँ बिल्कुल मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और मैच्योरेशन फेज। तुम सबको ये चीज़ पता भी होगी। रूट हेयर्स बनाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। अब मैं तुम्हें पता ये डायग्राम बता रहा हूँ, वो सब तुम्हें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें कुछ नया भी नहीं है। लेकिन ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना, इस डायग्राम में लिखती क्या एनसीईआरटी। से पहले एनसीईआरटी पढ़ना, डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक। अच्छा, जोन ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैविंग इलोंगेटेड मोस्ट। कुछ नहीं है। मैंने एक टाइम पे ये देखा प्लांट का पार्ट, हाँ जो रूट्स बना रहा होगा, हाँ बिल्कुल, मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे रहेगा जो डिवाइड करता जाएगा, फिर रूट कैसे कवर करेगा, वो सब तो तुम्हें मालूम है। फिर एक टाइम बाद मैंने देखा कि कितनी ग्रोथ हो गई। ये क्या दिखा रहा है? कितनी ग्रोथ हो गई। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो डेटा लिखा है ना यहाँ, ये जो लिखा है इसको इस डायग्राम में पढ़ने की कोशिश करना, अगर समझ गए मज़ा आ जाएगा। अब ध्यान सुनो,
जो ये ए रीजन है ना, ए रीजन के नीचे वाला जो जोन है, इसको एनसीईआरटी ने लिखा है, लिखा नहीं है, कहा है मेरिस्टेमेटिक जोन। कौन सा जोन बच्चे? मेरिस्टेमेटिक जोन। अच्छा, ए के नीचे वाला रीजन कौन सा है बच्चे? मेरिस्टेमेटिक जोन। अच्छा, फिर बी से लेकर ई तक, बी से लेकर ई तक, मतलब ये जो ई की स्टार्टिंग है ना, बी वाले पॉइंट से, या फिर तुम कह दो ए वाले ही पॉइंट से, ये जहाँ से ए वाला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है और डी और ई, मतलब ई वाला स्टार्ट हो रहा है, मतलब मैंने बोला क्या, ए की स्टार्टिंग और डी का अंत, ये होता है जोन ऑफ इलोंगेशन। अच्छा, ये कौन सा है बच्चे? जोन ऑफ इलोंगेशन। और ये जो लास्ट में ई, एफ और जी बचे हैं, इनको एनसीईआरटी कहना चाहती है जोन ऑफ मैच्यूरेशन। क्या कहना चाहती है बच्चे? जोन ऑफ मैच्यूरेशन। अगर देखो डायग्रामेटिक सवाल आया, वो लिखेगा यही, तो मैं लेबलिंग पूछ लेगा, तो याद रखना ए के नीचे कौन सा जोन है? मेरिस्टेमेटिक। फिर उसके बाद जोन ऑफ इलोंगेशन कहाँ तक है? डी के लास्ट तक। ई, एफ, जी क्या है? जोन ऑफ मैच्यूरेशन। अब आपने सबने सुन रखा होगा, अगर तुम चाहो तो मैं बोल भी दे रहा एनसीईआरटी कि भाई मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ या फिर फेज ऑफ द सेल डिवीजन, ऐसा डिवीजन जहाँ पे कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, जैसे रूट अपेक्स और सूट अपेक्स। हाँ जी बिल्कुल। और ये रीजन कैरेक्टराइज कैसे होता है? यहाँ पे सेल स्मॉल होती हैं, हाँ, विद अबेंडेंट प्लाज्मोडेस्मर कनेक्शन, रिच इन प्रोटोप्लाज्म, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे सेल डिवाइड करती ही जाएगी। देयर सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, हाँ, और ये थिन होती हैं, सेलुलोजिक होती है इसकी सेल वॉल। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट हैं तो बहुत कम होते हैं। यही लिखा है सब एनसीईआरटी में, अगर आप पढ़ो। फिर दूसरा अपने पास कौन सा लिखा है? इलोंगेशन जोन। कौन सा जोन बच्चे? इलोंगेशन जोन। अब इलोंगेशन जोन में एनसीईआरटी क्या लिखती है? ध्यान सुनना, यहीं पे क्या लिखा, कितने प्यार से लिखा, देखो देखो देखो, द सेल्स प्रॉक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप। देख देख देख, जस्ट ये टिप हो गया, नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप इज नोन एज व्हाट? जोन ऑफ इलोंगेशन। एनसीईआरटी ने लिखा है लेकिन डायग्राम में नहीं बताया है। मैंने क्या बोला, समझ आई? अच्छा, तो मैंने बोला क्या, जस्ट अवे फ्रॉम द टिप इज नोन एज कौन सा फेस? इलोंगेशन फेस। हाँ जी। प्रॉक्सिमल का मतलब यहाँ पे क्या है, लिखना चाहो तो लिख लो। प्रॉक्सिमल मतलब क्या है? नियर, द सेल प्रॉक्सिमल, नियर। अच्छा, नियर। फिर टू द मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन। दिस सेल रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या क्या रहेगा? इंक्रीज वैक्यूलेशन, मतलब सेल में वैक्यूल्स का डेवलपमेंट होने लगेगा, लास्ट सेंट्रल वैक्यूल बनेगा। अच्छा, सेल एनलार्जमेंट होगा और यहाँ पे नई सेल वॉल का डिपोजिशन होगा। मतलब ये किसकी बात कर रहा है बच्चे? सेकेंडरी सेल वॉल, याद रखिएगा। लास्ट आपके पास कौन सा फेज है? मैच्यूरेशन फेज। अब मैच्यूरेशन फेज कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे जो सेल्स रहेंगी, हाँ जी, वो रिप्रेजेंट करेंगी मतलब मैच्यूरेशन को, हाँ बिल्कुल। और ये जो जोन रहेगा वो अटेन करेगा मैक्सिमल साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 3 जोन रहेंगे, मेरिस्टेमेटिक जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन, मैच्यूरेशन। ये वाली एनसीईआरटी में ऐड करना है आप सबको। चलिए अब आओ जो मुझे पढ़ाना था, ये तो मैंने ऐसे ही स्टार्टिंग में बता दिया। अब है आपके पास ग्रोथ रेट। सुनना आप ध्यान से, ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है ना, हमें इंक्रीज करना है, हाँ, पर यूनिट टाइम। हाँ, ये एनसीईआरटी की लाइन, द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। अच्छा देखो, अब ध्यान सुनना, 2 तरीके की एनसीईआरटी बोलती है, पहला है अर्थमेटिक, दूसरा है ज्योमेट्रिक। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, यहाँ से सवाल बनते हैं। देख मेरी बात ध्यान सुन। अर्थमेटिक मैं हिंदी में लिख रहा हूँ कि अपन एक एक सेल को ऐड कर रहे हैं, मतलब एक एक सेल पर यूनिट टाइम क्या हो रहा है? ऐड, या फिर बनना है। एक एक सेल जब पर यूनिट टाइम ऐड होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं अर्थमेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्टार्टिंग में, जैसे एनसीईआरटी में, वैसे तो तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम्हारी एनसीईआरटी में मैं अलग से बना दे रहा। ये मान लो ये अपने पास पहली सेल है जो कि है मेरिस्टेमेटिक। कैसी सेल है बच्चे? मेरिस्टेमेटिक। इस सेल ने डिवाइड किया, बिल्कुल 2 सेल्स बनी होंगी, एक तो बनी मेरिस्टेमेटिक और एक कौन सी बनी? अलग, जिसे अपन मैच्योर सेल कहेंगे या फिर परमानेंट सेल कहेंगे। फिर इसने डिवाइड किया, एक बनी आपके पास कौन सी? मेरिस्टेमेटिक। दूसरी 2 जो बनी है वो कैसी हैं? परमानेंट। तो तुम इस पूरे ग्राफ में अगर देख पाओ ध्यान से, ये जो अर्थमेटिक ग्रोथ हो रही है, क्या इसमें एक ही सेल ऐड हो रही है? हाँ बिल्कुल। तो मैंने बोला ना, एक ही सेल ऐड हो रही है। हाँ, एक एक सेल का एडिशन, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ बच्चे? अर्थमेटिक ग्रोथ। मैंने बोला क्या, समझ आई बात या नहीं आई? पहला एनसीईआरटी बोलती है अर्थमेटिक, दूसरा बोलती है ज्योमेट्रिक। अब सुनो तो सही, अर्थमेटिक में जैसे, वैसे तो एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा है, अब ध्यान सुनो। अर्थमेटिक में एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, शूट और रूट का इलोंगेशन। ये कांस्टेंट रेट पे ही होता है या फिर एकदम से रूट बहुत सारे बन जाते हैं? हेलो। और ये कैसा कर्व फॉलो करता है? लीनियर। आपने सुना भी, मतलब सुना क्या, देखा भी होगा, इसे सुनने वाली बात ही नहीं है। ये आपके पास लीनियर कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ कर्व दिखाता है। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सब नहीं पढ़ा है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। LT लेंथ एट टाइम T, सबको पता है, लेंथ एट टाइम 0। फिर R क्या होता है? ग्रोथ रेट।
आर क्या होता है बच्चे, ग्रोथ रेट, जिसे और क्या कह सकते हैं अपन, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। आर को अपन और क्या कह सकते हैं, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम या फिर ग्रोथ रेट। अच्छा, ये कौन सी ग्रोथ थी, अर्थमेटिक। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी कौन सी बताती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। देखो अगर एक सेल ऐड हो रही है तो कौन सा, अर्थमेटिक, बंद करके कर देना अर्थमेटिक। ज्योमेट्रिक, अरे सिंपल, एक सेल ने डिवाइड किया 2 सेल बनी, 2 सेल ने डिवाइड किया 4 सेल बनी। अरे डिवीजन होता जा रहा है, नॉर्मल डिवीजन। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक तो हो गया, ज्योमेट्रिक का एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्या लिखती है, अर्ली एम्ब्रियो या फिर एम्ब्रियो। हेलो, अर्ली एम्ब्रियोनिक जो सेल्स होती हैं या फिर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है बच्चे, ज्योमेट्रिक होता है। अच्छा, जो जाइगोट में डिवीजन होते हैं ना, अर्ली एम्ब्रियोनिक, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ अर्ली पे क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा भी, जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, ज्योमेट्रिक। कैसा होता है, ज्योमेट्रिक। उसके बाद अर्थमेटिक। कैसे, हम कैसे मान लें, अरे यार यही तो बात होती है। देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ ये लिखा है जाइगोट डिवाइडेड, 1 से 2, 2 से 4, 4 से मतलब 4 आगे 4 पीछे 8, फिर 8 से 16। हाँ, तो ये जितना भी ये ज्योमेट्रिक दिखा रहा है। और उसके बाद एनसीईआरटी ने कितनी चालाकी से लिख दिया कि ये अब उसके बाद कैसा दिखा रहा है, अर्थमेटिक। तो इसीलिए मैंने बोला अर्ली एम्ब्रियोनिक अगर लिखा है तो लगाना ज्योमेट्रिक, और अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक नहीं लिखा है तो ऐसी कंडीशन में मतलब उसने बोल दिया सिर्फ जाइगोट कह दिया या फिर जाइगोट के फर्दर डिवीजन कह दिए, तो कैसे लगा देना बच्चे, अर्थमेटिक। कैसा लगा दोगे, अर्थमेटिक। मेरी बात समझ गए। हाँ, अब यहाँ इसका वो भी पढ़ाता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, W1 इज इक्वल्स टू W0 प्लस, ऐसे प्लस कह रहा हूँ, W1 इज इक्वल्स टू W0 ERT। ये सब तो तुम्हें मालूम है बे, W1 इज इक्वल्स टू W0 ERT। हाँ, यही अपने पास फॉर्मूला होता है, या फिर इसको कह दो यही इसका मतलब वो लिखने का तरीका है। अब W1 क्या होता है, वेट या फिर हाइट या फिर कोई भी चीज़ जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, नंबर, वेट, हाइट। फिर उसके बाद यहाँ पे ई क्या होता है, लॉग बेस, ये तो आपको पता होगा, नेचुरल लॉग। आर है इंपॉर्टेंट, आर क्या होता है बच्चे, ग्रोथ रेट। आर क्या होता है, ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट को ही एनसीईआरटी क्या लिखती है, रिलेटिव ग्रोथ। क्या लिख देती है, रिलेटिव ग्रोथ। अरे किस रेट से नई सेल बनेगी उसी को बोलता है रिलेटिव ग्रोथ, और इसी को एनसीईआरटी लिखती है सबसे इंपॉर्टेंट, एफिशिएंसी इंडेक्स। और क्या कहती है, एफिशिएंसी इंडेक्स। अच्छा, मैं तुमसे अगर सवाल पूछूं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये वाला आपने कहीं और भी पढ़ा है, याद करो, इकोलॉजी। इकोलॉजी में पॉपुलेशन डेंसिटी नाम से आपने ग्राफ पढ़े होंगे, तो वहाँ आप नहीं पढ़ते थे एन टी इज इक्वल्स टू N0 ERT, ऐसा कुछ याद आ रहा है इकोलॉजी में? अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ना अभी जाके। चलिए अब अपन इस पे वापस आते हैं। तो अपन को यहाँ पे ये कौन सा पढ़ना है अपन बच्चे, ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक में अपन ने, अच्छा इसका ग्राफ बचा है, क्या इसका ग्राफ सिग्मॉइड कर्व भी आता है? अरे याद करिए, क्या सिग्मॉइड कर्व भी आएगा? सबसे पहला कौन सा फेज, लैग, फिर उसके बाद लॉग, जिसे कि एनसीईआरटी क्या कहती है, एक्सपोनेंशियल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा एक टाइम के बाद, स्टेशनरी। हेलो, सिग्मॉइड कर्व है? अच्छा बिल्कुल है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं आपसे बोल क्या रहा हूँ ना। अच्छा हाँ, किसी का सवाल भी ऐसा आ सकता है कि स्टार्टिंग में गैप क्यों है। अरे स्टार्टिंग में धीरे धीरे ग्रोथ होती है ना, धीरे धीरे, फिर उसके बाद एक फेज आता है लॉग वाला जिसमें ग्रोथ बहुत मैक्सिमम होती है। हाँ बिल्कुल। और अगर मान लो सवाल पूछ ले बैक्टीरिया कंटिन्यूस मीडियम कल्चर में है तो कैसा कर्व दिखाता है, जे शेप, वहाँ स्टेशनरी फेज नहीं आएगा। अभी तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक। तो मैंने अभी एक बार है समराइज फिर से, मैंने सबसे पहला कौन सा बोला, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब कुछ नहीं है, अर्थमेटिक में अपन क्या करेंगे, हर डिवीजन में एक सेल बढ़ेगी। ज्योमेट्रिक में 1 से 2, 2 से 4। एग्जाम्पल याद रखना है कौन सा, अर्ली एम्ब्रियो या फिर एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो। अगर सिर्फ एम्ब्रियो लिखा है तो वो किसकी बात कर रहा होगा, अर्थमेटिक की। समझ गए? और डायग्राम में लिखा भी है, क्या लिखा है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और तीसरा क्या लिखा है, स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अर्ली एम्ब्रियो नहीं लिखा है, क्या लिखा है, स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, शोज ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक फेजेस। हेलो, ये बात समझ आई या नहीं आई? ये इंपॉर्टेंट थी। चलिए अब नेक्स्ट आइए। हाँ, एक बार एनसीईआरटी वो देख लो जी भाई साहब, डिट्टो सेम ही लिखा है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। काम का अपन ने लिख दिया है, एक बार पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। अब आती है बात भाई साहब, ये फूल पत्ती बहुत बार आई है सवाल में, आज ही आई थी हम लोग गलत करके आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ना हम लोग। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या होता है ना, अभी तक तो अपन बात कर रहे थे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक। अब अपन को क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करना है। अच्छा, किसके बीच में, वही ग्रोथ के बीच में। अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। एनसीईआरटी 2 ग्रोथ बताती है। अच्छा, कौन कौन सी बताती है मैं पहले लिख दूं, उसके बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। चलो अब ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी 2 ग्रोथ रेट बताती है। सबसे पहली कौन सी है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, दूसरी कौन सी है, रिलेटिव ग्रोथ रेट। मैं तो ध्यान सुनो, रटना नहीं है, चीज़ें रटना नहीं है, ध्यान सुनना। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एक ऐसी रेट होती है, सिंपल शब्दों में, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। मैंने बोला क्या, टोटल ग्रोथ
पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हो गई उसे अपन लोग बोलते हैं बच्चे क्या, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अभी मैं तुम्हें पता, तुम्हें मैं रटाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा स्टेटमेंट, तुम आंसर दोगे, ध्यान सुनना। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कैसी रेट होती है बच्चे, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अच्छा, फिर नेक्स्ट रिलेटिव ग्रोथ रेट कैसी ऐसी रेट होती है जब उसमें डायरेक्ट लिख दे कि वो बोल दे क्या दे, टोटल ग्रोथ हाउ, मतलब अपन को एक स्टडी करनी है, टोटल ग्रोथ हाउ पर यूनिट टाइम, वो तो सेम ही है, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, और साथ में वो क्या कहते हैं, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम पर यूनिट, एनसीईआरटी लिखती है पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। जब अपन स्टार्टिंग को देख के किसी चीज को बताते हैं तो उसे बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं बच्चे, रिलेटिव। तो टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। जैसे मैं अभी साइज की बात करूंगा, जो एनसीईआरटी में पत्ती का साइज दिया है उसी से अपन बात करेंगे। इनिशियल पैरामीटर को देख के जब बताना होता है तो बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं, रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब देखो तुम्हें रटना नहीं है, मैंने आपसे एक बार पढ़ लो, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट, एब्सोल्यूट। और अगर इनिशियल देख के बताना है तो रिलेटिव। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें दो स्टेटमेंट, सुनो तो सही, अरे सुनो तो यार, मेरी बात तो सुनो। चलो, मैंने आपसे बोला आपने पहले मंथ पे एक पेड़ देखा, ठीक है, पहले मंथ पे एक पेड़ देखा, उसकी हाइट थी 10 मीटर। कितनी थी, 10 मीटर। वही पेड़ आपने सेकेंड मंथ पे देखा, कितने मंथ पे देखा, हाइट कितनी हो गई, 11 मीटर। अच्छा ठीक है, अब स्टेटमेंट सुनना, आंसर तुम बताना, ठीक है, ध्यान सुनना। मैंने बोला पहले महीने में जो आप मतलब एक महीने में कह दो, पहला महीना नहीं कह सकते आप, अब मैं बोल रहा हूँ एक महीने में, एक से 2 महीने, एक महीने का गैप हुआ, हाँ, एक महीने में प्लांट की हाइट 1 मीटर बढ़ गई। हेलो, मैंने बोला क्या, एक मीटर नहीं, एक महीने में प्लांट की हाइट 1 मीटर बढ़ गई। मैंने बोला क्या, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तुम अंदाज लगा पाया नहीं, मैंने बोला क्या, फिर से सुनो, एक महीने में प्लांट की हाइट 1 मीटर बढ़ गई, कौन सी ग्रोथ होगी, सोचो, एब्सोल्यूट। अरे एब्सोल्यूट तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा ना, अरे एक महीने में 1 मीटर बढ़ गई, एब्सोल्यूट। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसा बोलूं, एक महीने पहले ये पेड़ 10 मीटर का था, हाउ, एक महीने पहले ये पेड़ कितने कितने मीटर का था, 10 मीटर का। अब ये 1 मीटर बढ़ गया और 11 हो गया, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव। ऐसे मत रट लेना कि छोटी स्टेटमेंट आई तो एब्सोल्यूट, और बड़ी आ गई तो रिलेटिव। अरे डैश, ऐसे नहीं। अगर लिखा है डायरेक्ट कि एक महीने में 1 मीटर बढ़ा तो अपन क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट। ये तो दिख रहा है ना भाई, एब्सोल्यूट। और रिलेटिव जब निकालेंगे तो वो बोलेगा कि स्टार्टिंग के एक महीने में 10 मीटर था, फिर अगले एक महीने में 1 मीटर बढ़ गया, अब हाइट कितनी हो गई, 11 मीटर, उसे बोल देंगे अपन रिलेटिव। नहीं आई बात समझ। हेलो, अब मैं फूल पत्ती वाला जी डायग्राम पे आ रहा हूँ, ध्यान सुनना। उसके लिए देखो एक फॉर्मूला तुम्हें लिखना पड़ेगा एनसीईआरटी में। ये जो आपके पास रिलेटिव ग्रोथ रेट होती है, कौन सी, रिलेटिव ग्रोथ रेट, ये जो फॉर्मूला, ये काम का है बेटा। हेलो, सवाल पूछे जाएंगे, वो बोलेगा क्या, रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रोथ इन गिवन टाइम, ये लिख लेना एनसीईआरटी में, ग्रोथ इन गिवन टाइम अपॉन इनिशियल जो भी साइज या फिर वॉल्यूम, जो भी वो एनसीईआरटी आपको वो करा रहा हो, यहाँ पे साइज करा रहा है तो मैंने साइज लिख दिया, इनटू 100। हेलो, फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू ग्रोथ इन गिवन टाइम, गिवन टाइम में कितनी ग्रोथ हुई वो हमें दिखेगा डायग्राम में, इनिशियल साइज, लेंथ, वॉल्यूम जो भी लिख दे, इनटू 100 कर देना। अब आओ डायग्राम वाला सवाल। चलिए, दो पत्तियां हैं आपके पास, हाँ जी बिल्कुल, दो पत्तियां हैं आपके पास, एक ए है और एक बी है, ठीक है। मुझे इससे पूछा क्या है, रिलेटिव ग्रोथ। सवाल यही आता है कि रिलेटिव ग्रोथ कितनी होगी, रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना होगा और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना होगा, आज भी तो यही आया था। चलिए अब ध्यान सुनना, सवाल होगा कैसे। यहाँ पे आपके पास रिलेटिव, अपन को निकालना क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट, RGR। चलो ए की मैं बात कर रहा हूँ, रिलेटिव ग्रोथ रेट ए की। अपने पास ग्रोथ इन गिवन टाइम कितनी है, 5, हाँ, फाइनल 10, इनिशियल 10, कितनी ग्रोथ हुई, 5। इनिशियल साइज कितना था, 5, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना परसेंट आ रहा है, 100%। मतलब इसकी जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो कैसी आई है, 100%। अच्छा, अब इसकी बी की निकालो जरा, इसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना चेंज आ रहा है बच्चे, 5 का, इनिशियल कितना था, 50 इंटू 100। अब भाई साहब सॉल्व आप लोग कर ही सकते हैं, कितनी आएगी, 10%। तो किसकी रिलेटिव ग्रोथ रेट ज़्यादा आई, ए की। हेलो, रिलेटिव ग्रोथ रेट किसकी ज़्यादा आई है, ए की। आप डायग्राम देख लो और साथ साथ अरे फॉर्मूला लगाओ। हेलो, तुम्हें बात समझ आई या नहीं आई। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट दो पत्तियों की सेम नहीं हो, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैक्सिमम केसेस में तुम्हें रिलेटिव ग्रोथ रेट सेम नहीं दिखेगी, लेकिन अगर तुम इन दोनों पत्तियों में एब्सोल्यूट निकालो, क्या निकालो बच्चे, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो देखो भाई, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जितनी बड़ी है, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसमें भी 5 बड़ी, इसमें भी 5 बड़ी, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या, ए और बी की दोनों ही बराबर है, दोनों की बराबर ही आई है। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट किसकी ज़्यादा आई है, ए की। भैया मेरी बात समझे या नहीं समझे।
मैं फिर से एक बार लाइन कंपाइल कर रहा हूँ। अगर बोले टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, अरे इतना भी काहे को रटना है, तुम तो सिंपल रखो ना। सिंपल में वो क्या बोलेगा, अब इंग्लिश को हिंदी में, सॉरी हिंदी को इंग्लिश में कर लेना। वो बोल दे 1 महीने में 1 मीटर पेड़ बढ़ गया, 1 महीने में 1 मीटर पेड़ बढ़ गया, दिमाग ही नहीं लगाना एब्सोल्यूट। और अगर स्टेटमेंट ऐसी आ जाए 1 महीने पहले ये 10 मीटर का था, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर ये बढ़ गया, तो अभी ये कितने का है, 11 मीटर का, ये 11 मीटर का, तो ये अपने पास कौन सी रहेगी, रिलेटिव। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? यही होती हैं दो चीज़ें जो कंफ्यूज करती हैं। वैसे तो मैंने पूरी पूरी पढ़ा दी, लेकिन फिर भी एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्वेश्चंस देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।